हेलो बच्चों, मैं नितेश कुमार आज आप लोगों के झारखंड बोर्ड के हिंदी माध्यम का पाठ 4 द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सीखेंगे और फिर परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है या आने की संभावना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण हम लोग को इस पाठ में जाने से पहले जो पाठ का नाम दिया हुआ है उसका अर्थों को हम लोग समझते हैं। द्विघात, ठीक है, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका क्या हो कि दो घात हो, जिसका दो घात हो। अब किसका दो घात होगा जिसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, तो चर पदों का। हम लोग द्विघात समीकरण को जानने से पहले हम लोग चर पद और अचर पद के बारे में जानते हैं। चलिए, चर पद, चर जिसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, और अचर जिसको हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, चर क्या होता है? तो चर हम लोग उसको बोलते हैं जिसका जो मान होता है बार बार परिवर्तन होते रहता है। चर जिसका मान बार बार परिवर्तन होते रहता है। जैसे अगर हम परिभाषा का बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं जिसका मान में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और अचर जिसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किसका मान में परिवर्तन होता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स, जैसे कि A B C डॉट डॉट X Y Z, ये सारे जो हैं इसको हम लोग चर कहते हैं। जबकि जितने भी नंबर हैं, संख्याएं हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं? अब हम आपको इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको इसके सामने प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिए हम लिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 5 माइनस 2x। अब अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 गुना 1, 5 माइनस 2 बराबर 3। x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया प्यारे बच्चों? 3। इसी प्रकार अगर हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4, 5 में 4 गया 1। ठीक है, तो देखिए y का मान पहले 3 था, y का मान बाद में 1 आया। x का मान पहले 1 था, x का मान हम लोग 2 लिए, x का मान 1 लिए तो 3 मिला, x का मान 2 लिए तो 1 आया। तो ये क्या कर रहा है? x बराबर कभी आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप कोई भी अगर आप अल्फाबेट वर्ड्स लेते हैं तो आपको क्या है कि इसका जो वैल्यू है कभी भी फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल से देखिए, ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है जैसे 1 2 3 4 5 6, आप कहीं पर भी क्या ऐसे लिख सकते हो? कांस्टेंट
क्या आप कहीं पर भी 6 के बराबर पे 7 लिख सकते हो? नहीं, 6 के बराबर पे कभी भी 7 नहीं लिखा जा सकता है। जो 6 का मान है वो हमेशा ही 6 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप भौतिक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग का ABCD को कभी कभी कांस्टेंट ले लेता है, ठीक है। इसका मान को क्या ले लेता है? कांस्टेंट। जैसे कि हो सकता है कि आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे कि C = कांस्टेंट। मतलब क्या है कि ये तो है वेरिएबल, लेकिन जब इसके बराबर कांस्टेंट लिख देगा, अचर लिख देगा, तो ये किसका जैसा व्यवहार करेगा? तो ये कांस्टेंट का जैसा व्यवहार करेगा। मतलब इसका जो मान है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया। और एक जरूरी चीज, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। अगर आपको नोट करना है तो आप सिर्फ इसका परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा में एक चीज और देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को और एक बात है देखने के लिए कि देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल वाला को हम लोग समझे हैं कि x बराबर 1 रखें तो y के बराबर में क्या मिला? 3 मिला। x बराबर 2 रखें तो y बराबर क्या मिला? 1 मिला। अगर आप समझना चाहें इसको डीपली से तो ये डिपेंडेंट है, सॉरी y बराबर जो है वो डिपेंड है और x का जो मान हम लोग रख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। मतलब x का वैल्यू स्वतंत्र रूप से खुद रख रहे हैं और x का जो मान रख रहे हैं उसी के अनुसार y का मान हम लोग को मिलता है, उसी के अनुसार y का मान हम लोग को मिलता है। इसलिए x जो हो गया वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। y बराबर जो भी मान है वो क्या हुआ? डिपेंडेंट हो गया। जैसे कि प्यारे बच्चों, अभी आप सभी में से बहुत सारे लोग अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको कहीं कुछ भी काम है तो आप अपने पहले माँ पिताजी का परमिशन लेते होंगे या किसी ना किसी गार्जियन का परमिशन लेते होंगे, ठीक है। लेकिन एक 60 साल के व्यक्ति को या 50 साल के व्यक्ति को अगर कुछ करना है तो किसी का परमिशन नहीं लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? तो अपने माँ पिताजी के ऊपर। और जो 50 साल का व्यक्ति के बारे में हम लोगों ने बात किया वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। मतलब उसको कुछ भी काम करना तो खुद से करेगा, ठीक है। पगला बच्चों, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग चर और अचर को बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। पॉज करो। ये हम लोगों ने क्या सीखा? तो हम लोगों ने चर सीखा और अचर के बारे में सीखा। आपको सिर्फ इतना ही समझना। अगर मेरी पहले कोई भी बातें समझ में नहीं आई आपको, तो बस आपको एक ही चीज समझना है कि जो चर होता है वो x y z, दैट मींस A to Z का कोई भी लेटर आ जाए उसको हम लोग चर कहते हैं। और जो भी अचर होता है वो दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 समथिंग, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होता है? अचर होता है। अगर आपको पहले की कोई भी बातें नहीं समझ में आई तो उसके ऊपर बिल्कुल भी आप फोकस ना करें, अब बस इतना ही याद रखें, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जैसे द्विघाती हम बोले कि जिसका घात 2 हो या जिसका 2 घात हो, ठीक है। आखिर किसका घात हो? तो चर का, ठीक है। जैसे कि चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी का भी घात अगर 1 है 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर a लिखें और a कुछ नहीं लिखें तो यहाँ पर a का मान कितना होगा? 1, ठीक है। a स्क्वायर a का पावर 3, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग रेखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग द्विघात बोलेंगे। द्विघात। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो त्रिघात बोलेंगे, ठीक है। डॉट 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 इस तरीके से चलेगा। मतलब कि आपको इसके माथा के ऊपर, ठीक है, जैसे कि इसका माथा है ना, जैसे कि पहले के जमाने पे राजा लोग ताज पहनते थे, ठीक है। तभी ना हम लोग उसको जानते थे, अरे वो तो राजा है, उसका ताज लेकर के, राजा का ताज, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो चर का जो ताज है, ठीक है, इसका ताज क्या है? 0। इसका ताज क्या है? कुछ भी नहीं, तो इसको 1 लिख सकते हैं। a का पावर 2, a का माथा पे 2, ठीक है।
मतलब a का घात कितना हो गया 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे द्विघाती बोलेंगे। और a के सर पे 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे त्रिघाती बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि अभी हमने बताया आपको एक छोटा सा, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे तो उसको विस्तार से जानेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरणों से देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि समीकरण। ठीक है, तो चलिए द्विघात मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसको काट देना। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग आपसे डिस्कस किए छोटे लेवल पे कि इसको द्विघाती बोलेंगे, इसको त्रिघाती बोलेंगे और इसको रेखिक बोलेंगे। जिसका कोई भी चढ़ दिया हुआ है, अगर उसका घात 1 है तो उसको रेखिक बोलेंगे, 2 है तो उसको द्विघाती बोलेंगे और 3 है तो उसको त्रिघाती बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि मान लीजिए इस टाइप का आपको इक्वेशन मिल जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए ये कैसा समीकरण है। तो यहाँ पर आपको पावर 2 भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको पावर 1 भी दिख रहा है। इसका पावर 2 है और इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसा बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो चर है, चर क्या है x का अधिकतम घातांक क्या है, x का अधिकतम घातांक क्या है, घातांक क्या है। तो इसमें x का जो अधिकतम घातांक मतलब सबसे अधिक मान क्या है 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघाती समीकरण। ठीक है, एक और हम लेते हैं, मान लो हम लिए 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, अब बताइए इस समीकरण में, ठीक है, इस समीकरण में, ठीक, कि x का अधिकतम घातांक क्या है। तो इस समीकरण में x का जो अधिकतम घातांक है, इस समीकरण में x का जो अधिकतम क्या है घातांक है, x का अधिकतम घातांक है, तो कितना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो कितना हो गया 3। x का अधिकतम घातांक क्या है 3 है, इसलिए ये क्या हो गया त्रिघाती समीकरण हो गया। ये क्या हो गया एक त्रिघाती समीकरण हो गया। तो हमको लगता है कि आप द्विघाती समीकरण मतलब समीकरण को पहचानना सीख गए होंगे। अब हम लोगों को द्विघाती समीकरण के बारे में विस्तार से जानना है, तो हम लोग कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बंद करो। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि जो भी द्विघात समीकरण होता है, ठीक है, उसका मानक रूप क्या होगा। जो भी द्विघात समीकरण है, जैसे अभी हम लोग देखे ना कि द्विघात समीकरण, तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक उदाहरण लिया और बताया कि इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, लेकिन बार बार पावर देख करके नहीं बताया जा सकता है, पावर देख करके ही, एक मिनट इसको भी काट देना। ठीक, तो उदाहरण के रूप में देखें तो क्यों ना एक इसका हम लोग मानक रूप क्या लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आप किसी को भी कैसे बोलते हैं कि वो बूढ़ा है, आप उसका एज से, उसकी शरीर का स्ट्रक्चर से, अगर जो बूढ़े होते हैं वो अपने आप दूर से आप देखोगे तो बोलोगे ये तो बूढ़ा है। ठीक है, अगर कोई यंग मैन है तो एकदम पूरा शरीर से हेल्थी रहता है, अब क्या बोलोगे अरे ये तो यंग मैन है। उसी तरीके से हम लोग एक इसका मानक रूप को देख लेंगे, ताकि क्या होगा ना कि हम लोग को देखने के साथ ही पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग याद रखोगे। और यहाँ पर जो एक कंडीशन दिया हुआ रहता है कि a के बराबर में 0 नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू या के बराबर
नहीं है, के बराबर नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू या के बराबर नहीं है। साथ ही यहां पर जो ए बी सी है, ठीक है, ए बी और जो सी है ये क्या है, तो ये एक वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है, तो ये एक वास्तविक, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब कि अगर हम उदाहरण का बात करें, यदि हम उदाहरण का बात करें तो 4x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं है कि संख्या लगातार ही हो सकती है, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर हम 2x² लें प्लस 9x प्लस 2, ठीक है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या, कि कोई भी संख्या होगी, ठीक है। एक थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोला है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि a के बराबर में 0 नहीं रहना चाहिए। क्या b और c के बराबर में 0 रह सकता है? हाँ, बिल्कुल भी b और c के बराबर में 0 रह सकता है। जैसे कि कुछ मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहता हूँ, ठीक है। देखो समझो, पहला मान लो कि एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 6 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? प्यारे बच्चों, अगर आप इसके मानक रूप को देखोगे तो यहाँ पर ax² है, बिल्कुल इसके रूप में आ गया। लेकिन यहां से bx गायब है, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x² प्लस 0x और प्लस 6। मतलब आप लोगों ने तो सुनने वाला नियम पढ़ा है ना, कि किसी को भी 0 के साथ गुना करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो 4x² प्लस 0x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए ये इसके मानक रूप के जैसा ही तो हो गया। इसका मतलब क्या है कि b का मान 0 हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग एक नजर में देखें तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन का, तो 5x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्या ये द्विघात समीकरण है? अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहां पर हम लोग इसको इसके मानक रूप के अनुसार सेट करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x² प्लस 7x और c इज इक्वल टू 0 भी डाल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर a का मान 5, b का मान 7 और c का मान 0। यहाँ पर a का मान 4, b का मान 0, c का मान 6 है, राइट। अगर हम बात करें तीसरा क्वेश्चन का, ठीक है, अगर हम बात करें तीसरा क्वेश्चन तो 7x प्लस 6 बराबर 0। अब बताइए प्यारे बच्चों कि क्या एक द्विघात समीकरण है? क्या हम लोग जैसे इस दोनों में मानक रूप में परिवर्तन किया, क्या इसमें कर सकते हैं? क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से 0x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0? क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ रहे हैं तभी ये स्पष्ट कर दिया था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर a के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो ये जो 0.x² है ये नहीं होना चाहिए। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को द्विघात समीकरण पहचानना आ गया होगा। अब जो हम लोग हैं कुछ उदाहरण दे करके अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले मिलते हैं अगले क्लास।